हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? ए वाला 7वां नंबर कर लिए थे क्या? सर 8 तक हो गया था। 8 तक हो गया था ना? यहाँ पे जो मैटर है, कंसिडरेशंस अनलॉफुल इन पार्ट, मीन्स कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में एक पार्ट जो है, सपोज उस एग्रीमेंट के अंदर दो बातें हैं, तो एक बात क्या हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है, और दूसरी बात लॉफुल है। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। सेक्शन 23 बात करता है, इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशंस, मीन सपोज जहां पे कंसिडरेशंस फ्लो करना है, सिंगल कंसिडरेशंस है, बट ऑब्जेक्ट्स जो है सो वन और मोर ऑब्जेक्ट्स है, और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशंस, मीन्स या तो सिंगल कंसिडरेशंस बात कर रहा है, या सेवरल कंसिडरेशंस, मीन्स कई कंसिडरेशंस फ्लो करना है फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट, मीन्स सिंगल कंसिडरेशंस वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, सेवरल मीन्स अनेक होता है, सेवरल कंसिडरेशंस फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, तो द एग्रीमेंट इज वॉइड। यहां पे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखिए। ए प्रोमिस करता है टू सुपरिटेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी इलीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिगो, मिस नील की खेती, एंड इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स, एंड इलीगल आर्टिकल्स इन अदर, मीन्स एक जो है सो इंडिगो है एंड दूसरा इलीगल, मीन्स कोई ऐसा आर्टिकल्स है, कोई ऐसा सामान है जिसका भी वहां पे धंधा होगा, एंड बी प्रोमिस टू पे करता है सैलरी 20,000 पर मंथ। तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया बच्चे, वाइड हो गया। एक पार्ट तो लीगल है बट दूसरा पार्ट इलीगल है, और इलीगल पार्ट सम्मिलित हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। The object of A promise and considerations for B promise being is in part unlawful. So, full contract is void. सेक्शन 10 में हम लोग बात कर रहे थे एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void, आ गया वो समय देखने का। सेक्शन 10 जो बात कहता है उसकी भरपाई इधर को मिल रहा है, यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ भी है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड void एग्रीमेंट। सेक्शन 11 तो बात करता ही है जो पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसके साथ किए गए एग्रीमेंट वाइड होंगे। अगर बाइलेटरल मिस्टेक है, अगर बोथ पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यहां पे एग्जांपल से इसको समझाते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, चीनी की फैक्ट्री है, चीनी की फैक्ट्री में आग लग गई है, बेचने की बात हुई है, बायर और सेलर को ये पता नहीं है जो चीनी की फैक्ट्री में आग लग गई है, और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो दिस इज बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिकॉज सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टेंस नहीं करता है ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 4th नंबर चैप्टर में हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत एक्सप्लेन करके इसको पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा किया। एग्रीमेंट द कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, सेक्शन 23 आज ही कवर करके आए हैं, कल कवर किए थे हम लोग। अगर कंसिडरेशंस या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो भी वॉइड हो गया। एग्रीमेंट अभी जस्ट पढ़े हैं अनलॉफुल इन पार्ट्स, क्या एग्रीमेंट द कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट व्हिच इज अनलॉफुल इन पार्ट्स, या तो कंसिडरेशन सिंगल हो सकता है या सेवरल हो सकता है, ऑब्जेक्ट वन और मोर हो सकता है, और एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशंस। सेक्शन 25 बोलते हैं एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशंस, बट एक्सेप्शन है इसके अंदर। नॉर्मली
एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, बट सेक्शन 25 बोलते जो एक्सेप्शंस है। इसके बाद एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, अगर एग्रीमेंट हो रहा है, मैरिज के बारे में पढ़ा, अगर मैरिज एग्रीमेंट है और किसी की शादी को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सपोज अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी होनी थी और बीच में सलमान भाई आता है और बोलता है ऐश्वर्या से, अगर तुम शादी अभिषेक बच्चन से नहीं करती हो तो तुमको हम $1,000 देंगे। तो दिस एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सो दैट विल बी वॉइड। ट्रेड, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इसको समझते हैं। पार्टनरशिप के केस में अगर गुडविल का सेल होता है, पार्टनरशिप के केस में अगर गुडविल का सेल होता है तो उस केस में फॉर सर्टेन पीरियड सर्टेन लोकेशंस उस कॉन्ट्रैक्ट को मिस इन्फोर्स करने के दौरान यह ऑब्लिगेशंस होता है जो पार्टी को, जो इसने गुडविल बेचा है वह बिजनेस वैसा नहीं करेगा। सिमिलर बिजनेस, सिमिलर नेचर का बिजनेस उस सिमिलर लोकेलिटी में जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो नहीं करेगा, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट नॉर्मली अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं और बोलते हैं उसको जो भाई आप ट्रेड आपको नहीं करना इतने सालों तक, तो वह वाइड होगा। आप किसी के धंधा को रोक नहीं सकते हैं किसी के साथ एग्रीमेंट करके उसकी आजीविका को, क्योंकि एवरीवन फंडामेंटल राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रीडम टू ट्रेड देता है, फ्रीडम टू ट्रेड देता है, फ्रीडम टू ट्रेड देता है, तो फ्रीडम टू ट्रेड है और किसी को अगर आप रोकते हैं दैट विल बी वाइड। अब दूसरा है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। एग्रीमेंट करते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स को किसी पे कानूनी कार्रवाई करने को रोकने के लिए। रेस्ट्रेंट मतलब प्रतिरोध, मतलब रोकना, स्टॉप करना। एंड सेक्शन 29 बोलता है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ व्हिच इज अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब क्लियर ही नहीं है, मीनिंग ही कॉन्ट्रैक्ट का क्लियर नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज बेचना है, वाइल्ड बेचना है, बट कौन सी क्वालिटी की वाइल्ड बेचना है यह अगर मेंशन नहीं है तो उसको बोलते हैं हम लोग, जब कॉन्ट्रैक्ट में अगर मीनिंग सर्टेन नहीं रहेगा तो वह वाइड हो जाएगा। सेक्शन 30 वैगरिंग एग्रीमेंट्स क्या होता है? सट्टेबाजी वाले की बात कर रही है, क्या वैगरिंग एग्रीमेंट्स इंडिया में अलाउड है या नहीं है, इन बातों पे हम आगे बढ़ते हैं। सपोज क्रिकेट के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रिकेट में सट्टेबाजी चलती है, गैम्बलिंग चलता है, उस पर बोली लगती है, क्या वह इंडिया में अलाउड है या नहीं, आगे बात करेंगे उस पर हम। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, चांद से तारे लाना। एक लड़का ने एक लड़की से वादा किया कि मैं चांद से तारे लाके दूंगा अगर तुम मुझसे शादी करती हो, तो दिस इज इम्पॉसिबल। चांद से तारे पॉसिबल ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल एक्ट्स हो गया। अब 1 बाई 1 करके कुछ टेक्निकल वर्ड्स को देखते हैं। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर माइनर का केस है, माइनर, क्योंकि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, तो वह शादी नहीं कर सकता है। माइनर शादी भी नहीं कर सकता है। अगर माइनर के साथ कोई शादी करता है तो अक्सर जब कोई एक लड़का और एक लड़की भागता है घर से, तो पहला चीज जो देखना होता है एज, मीन्स एज क्या है। अगर लड़का का एज या लड़की का एज, दोनों में से किसी का भी एज अगर बिलो 18 है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, लड़की का एज 18 है, 18 प्लस है, लड़के का एज 17 है, तो इस केस में यह माना जाएगा जो लड़का को लड़की लेके भाग गया और लड़की के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि ये बच्चा 17 साल का लड़का है, वह माइनर है और नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसको सूझबूझ नहीं है, यह मैटर को नहीं समझ सकता है। हाँ,
तो ऐसे कंडीशंस में अगर कोई एग्रीमेंट, अभी मैं इस एक यहीं पे खत्म हुआ, दूसरी बातों में जा रहे हैं। अगर कहीं पे भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ है माइनर को लेके, जो भाई माइनर को मना किया गया है शादी आप नहीं करना है, अभी 18 तक इंतजार करना है, तो वह वैलिड होगा। अदरवाइज किसी के साथ अगर ऐसा एग्रीमेंट हो गया, किसी ने भी कर लिया है, सपोज यहाँ पे मैं राहुल नहीं है, अगर होता तो अच्छा लगता, कोई बात नहीं। राहुल और एक माला, राहुल और माला के बीच में एक वादा होता है। राहुल माला से कहता है देखो मेरा सीए का फाइनल निकल जाएगा तो हम, तब तक तुम मेरे से इंतजार करो और शादी नहीं करोगी तो तुमको सर्टेन हम गिफ्ट देंगे, इस हमारा जो बिल्डिंग है वो दे देंगे। तो यहाँ पे राहुल कहीं ना कहीं, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट इंटेंशन है माला की शादी को रोकना, तो दैट विल बी वाइड, वो ऐसा नहीं कर सकता है राहुल। if a person's being a major agrees for good considerations not to marry, the promise is not binding, अभी बोला ना good considerations, एक मिनट, बच्चे अपने बात कर रहे थे, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज जी, किसी की शादी में रुकावट नहीं डाल सकते, अगर डालते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइड होंगे। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इस एरिया से क्वेश्चन पूछता है, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग इसको चर्चा में रखते हुए कंप्लीट चर्चा करते हैं इस पे। ऑल्दो हम समझा चुके हैं मैटर क्या होता है, बट कुछ शब्दों के साथ बात करते हैं। एग्रीमेंट बाय व्हिच एनी पर्सन्स इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशंस, जैसा कि मैंने कहा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह सारे व्यक्ति को राइट देता है लॉफुल प्रोफेशन करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। इज टू दैट एक्सटेंट is restraint from exercising lawful professions is to that extent void है। अगर किसी को आप lawful professions करने से रोकते हैं एग्रीमेंट करके तो वह void है। बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, जैसा कि मैंने पहले ही कवर कर चुका है, बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शंस। तो क्या एक्सेप्शन है? सेल ऑफ गुडविल, अगर गुडविल होता है और एग्रीज और बायर के साथ एग्री हो जाता है टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर, मैंने वर्ड यूज किया था सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। तो ये दो बातें देखनी होगी। तो जितने सालों के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल ऑफ गुडविल, सपोज 5 इयर्स के लिए गुडविल हुआ है, तो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकेलिटी, वह जो सेलर है वह नहीं कर सकता। लोकल लिमिट्स क्या होगा? यह म्यूचुअल कंसेंट की बात है। लोकल लिमिट मीन्स जिससे बिजनेस व्यापार जो है सो नया वाला को हैम्पर ना हो। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो पुराने कस्टमर होते हैं उसका पब्लिक पैट्रोनेज हो जाता है और वह कस्टमर के साथ डीलिंग करेगा तो फिर गुडविल का उसका वैल्यू नहीं। इसलिए लोकल लिमिट्स विद व्हिच द सेलर ऑफ द गुडविल एग्रीज नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस मस्ट बी रीजनेबल। ऐसा नहीं है जो गुडविल बेचा तो पूरे भारत में लागू कर दो भैया, नहीं भैया। अगर किसी का दुकान मोतीझील तिलक मैदान में है तो मोतीझील का एरिया हो सकता है। अगर आप बोले पूरे मुजफ्फरपुर शहर में भी भाई आपको ट्रेड नहीं करना है तो वह रीजनेबल नहीं होगा। और ये सेक्शन 36 बात करता है। सेक्शन 36 एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बात करता है
क्या बात करता है, अगर आउटगोइंग पार्टनर एग्रीमेंट करता है कंटिन्यूइंग पार्टनर के साथ जो ही विल नॉट कैरी ऑन एनी सिमिलर बिजनेस, और उसके बदले में विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, उसके बदले में अगर उसे पैसा मिलता है, गुडविल को बेचने के बदले में पैसा मिलता है, तो वह वॉइड नहीं होगा। वह यह एक्सेप्शन है सेक्शन 27 का पार्टनरशिप एक्ट 36 जो है सो एक्सेप्शन है। अब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको वन बाई वन करके बात करते हैं। बी एक फिजिशियन है, बी एक डॉक्टर है, फिजिशियंस एंड सर्जन, बी ए फिजिशियन एंड सर्जन है, इंप्लॉय करता है किसको, ए को, असिस्टेंट फॉर 3 years एंड ए एग्रीज नॉट टू प्रैक्टिस, ए एग्री होता है नॉट टू प्रैक्टिस एज ए सर्जन। तो अब सवाल उठता है क्या सर, यहाँ पे तो लॉफुल प्रोफेशंस करने के लिए बी रोक रहा है, तो क्या ये वॉइड होगा? एनी आंसर्स बच्चे, ये वॉइड होगा? बताइए शालिनी। तो वैलिड होगा, क्यों वैलिड होगा? तो क्योंकि उसने 3 साल के लिए वो असिस्टेंट का काम कर रहा है ना। बिल्कुल जॉब कर रहा है। अगर हमारे यहाँ कोई जॉब कर रहा है, उसने तो जॉब वो पे अपना रखा ही है, रिश्ते को कैरी कर सकता है। ओके बिल्कुल, यहाँ पे जॉब पे आ रहा है वो, तो इसीलिए जो रिस्ट्रिक्शंस है वो वैलिड होगा। हम उसे रोक नहीं रहे, हमारे यहाँ वो काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो वर्क कर रहा है, इसलिए अदर जगह इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया जा सकता है, ऑलवेज होता है। जॉब जब भी हम कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जॉब आप कहीं और काम नहीं करेंगे, किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, हाँ आप छोड़ देते, उसके बाद आप फ्री हैं, चलिए वैलिड है। दूसरा, an agreement by manufacturer to sell during a certain period his entire productions to a wholesale merchant is not in restraint of trade। अब कभी ऐसा होता है, सपोज मैं सप्लाई करता हूं, सपोज टाटा कंपनी की नैनो फैक्ट्री बैठनी थी और उसके आसपास छोटे छोटे इंडस्ट्री लगने थे, छोटे छोटे पार्ट सप्लायर की बात होनी थी। अब जितने भी सपोज टाटा कंपनी सबको मींस एक अपना एरिया देता है और बोलता है आप छोटा छोटा यूनिट लगाओ, इधर मैन्युफैक्चर करो, और टाटा कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है जो आप 1 साल तक या 2 साल तक इंटायर प्रोडक्शंस आप मेरे को ही सप्लाई करेंगे, टाटा कंपनी को ही सप्लाई होगा, तो उसे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाएगा। ऐसा तो नहीं है, ट्रेड के लिए हम रोक नहीं रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं हम बोले सर्टेन पीरियड तक आप मेरे को ही सप्लाई आप करो, मीन्स हम ट्रेड रोक नहीं रहे हैं, ट्रेड को प्रमोट ही कर रहे हैं, हम अपने माध्यम से कर रहे हैं, तो ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट में हो सकता है। मतलब रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड करने का मतलब कंप्लीट बैन, मतलब कुछ नहीं करो, घर में चुपचाप जाके बैठ जाओ, जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन में है, कंप्लीट लॉकडाउन, कुछ नहीं करना है, ऐसा कंडीशंस है कोविड-19 की वजह से। Agreement among the sellers of a particular commodity not to sell the commodity for less than fixed price is not less than fixed price। अक्सर ऐसा होता है मार्केट में, बात को समझेंगे। अभी क्या है, बहुत कंपिटिटिव मार्केट है, प्राइस कंपटीशंस है, तो बहुत सारे ऐसे सेलर होते हैं, आप ऑलवेज महसूस करते होंगे, खासतौर से मोबाइल में, कहीं पे 7,000 में मिल रहा है, कहीं पे 7,100 में मिल रहा है, कहीं पे 7,050 में मिल रहा है, तो क्या आपके मन में ये भावना आएगा जो 7,000 में दे रहा है क्या वह कम पैसा ले रहा है, या 7,200 में दे रहा है क्या वह ज्यादा पैसा ले रहा है? नहीं, परचेजिंग सबका एक ही है। अब हुआ क्या, सब अपना अपना मार्जिन थोड़ा छोड़ता है, बेचना है, किसी ने ज्यादा परचेज कर लिया है, अब उसको पैसे का मतलब जिससे परचेज किया उसको पैसा पेमेंट करना है, गुड्स सेल नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे स्ट्रेटजी लगाता है। और कभी कभी ऐसा होता है किसी प्रोडक्ट में अगर प्राइस का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन बहुत रेंज होता है, मतलब रेंज करने का मतलब यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो सपोज उसका मार्केट में क्या है, कोई 10,000 में बेच रहा है, कोई 12,000 में बेच रहा है, कोई 14,000 में बेच रहा है, तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, आखिर प्रोडक्ट कौन सही कौन गलत। तो वैसे कंडीशंस में जो सेलर है वह अपने बायर को बोल देता है
जो आप जो इसको फर्दर जब बेचोगे तो एक फिक्स प्राइस जो हम लोगों ने फिक्स करके रखा है उससे नीचे आप नहीं बेचेंगे, तो वह भी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं हुआ। ट्रेड को रोका नहीं जा रहा है, ट्रेड को बेटर रेगुलेशंस करने के लिए सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज किए जा रहे हैं, तो वो अलाउड है। अभी इसको देखते हैं, एक ग्राफ है इधर को, क्या बोल रहा है, एक्सेप्शंस टू द रूल दैट एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज डिवाइड। तो यहाँ पे बोला दो चीजें को बोला, एक बोला स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, मींस प्रोविजंस के द्वारा इस प्रोविजंस में ऐसा बोला गया, वो था स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। दूसरा होता जुडिशियल, जुडिशियल मतलब कोर्ट के डिसीजंस के द्वारा, एंड ए प्रोविजंस में लिखा है सेल ऑफ गुडविल। सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी बोलता है एंड एलएलपी एक्ट में भी बोलता है, अगर यहाँ पे सेल ऑफ गुडविल हो रहा है 36 तो प्रोविजंस है। एंड जुडिशियल में ट्रेड कॉम्बिनेशंस, ट्रेड कॉम्बिनेशंस करने का मतलब किसी के साथ डील कर रहे हैं हम, जैसा कि अभी हम लोग प्राइस का देख रहे थे, नॉट टू सेल टू अदर्स, नॉट टू सेल बिलो फिक्स्ड प्राइस, तो ये ट्रेड कॉम्बिनेशंस था। सर्विस एग्रीमेंट्स, सर्विस एग्रीमेंट्स करने का मतलब मेरे को ही सप्लाई करना है आपको, मेरे को ही सर्विस देना है, किसी और को सर्विस नहीं देना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी चलेगा सर्विस एग्रीमेंट्स। सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग्स एग्रीमेंट्स, फ्रेंचाइजी वगैरह जी। अब बाटा का शोरूम है, तो बाटा के शोरूम में क्या होता है, बोलता है बाटा वाला कंपनी भैया मेरे लिए ही बेचना होगा माल, या बहुत सारे सीरी लीडर्स की फ्रेंचाइजी है, या ऐसे बहुत सारे चेन रेस्टोरेंट बिजनेस हैं जहां पे एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स होता है, फ्रेंचाइजी होती है, तो ये अलाउड है। ऐसा हम उसको बिजनेस रोक नहीं रहे हैं, मेरा बिजनेस करने का वो तरीका है, मीन्स मेरा प्रोडक्ट आप अगर आप सेल करना चाहते हैं, मेरा गुडविल है, मेरा मार्केट में रेपुटेशन है, अगर आप मेरा फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा ही सामान बेचना होगा, किसी और का नहीं बेचेंगे। तो मैं उसको बिजनेस करने के लिए से नहीं रोक रहा हूं, मतलब ट्रेड बिल्कुल रोक नहीं रहा हूं, मीन्स मेरा ट्रेड करोगे तो ऐसा कंडीशंस में लगा रहा हूं। सर, जी, पतंजलि का जो दुकान बस पतंजलि प्रोडक्ट बेचता है, तो वो इसमें एग्जाम्पल आ सकता है? एकदम आ सकता है, ये फ्रेंचाइजी हो गया। पतंजलि क्या है, आपका एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स करता है, मीन्स वहां पे एक जो एग्रीमेंट बनता है ऐसे भी, तो पतंजलि का ही सामान आपको बेचना, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। बट कहीं जो एक्सक्लूसिव डीलिंग कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे आजकल राशन दुकान में भी, किराना दुकान में भी, पान दुकान में भी पतंजलि का साबुन बेचता है, तेल बेचता है, शैम्पू बेचता है, वो आप ऐसा कर सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन जब कोई एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के अंदर डील करके काम कर रहा है, तो वह और कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। खासतौर से आप जैसे बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं, वेस्ट साइड या पैंटालून वगैरह, तो क्या है वो, पैंटालून तो खैर क्या है, मीन्स चेन स्टोर है, वहां पे तो हर ब्रांड बिकता है। सपोज हम लोग लेते हैं रेमंड्स का जैसे शोरूम होता है, एक्सक्लूसिव शोरूम्स होता है, बाटा का शोरूम होता है, खादिम का शोरूम होता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको उसी ब्रांड का सामान मिलेगा। पीटर इंग्लैंड का, बाहर में जाएंगे तो पीटर इंग्लैंड का शर्ट का जो है सो, एरो का, रेवैन का, तो ऐसे एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होते हैं, उनके साथ फ्रेंचाइजी रहता है, तो वहां पे वही बेचा जा सकता है। अब आता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ, रेस्ट्रेंट मतलब रोकना होता है, स्टॉप लीगल प्रोसीडिंग्स। An agreement in restraint of legal proceedings is the one by which any party restricted absolutely from enforcing his rights. सपोज अगेन मैं ऐसे सारा केस लेता हूं क्योंकि अभी एकदम बर्निंग, एकदम हॉट टॉपिक प्रत्येक मीडिया चैनल पे यह डिबेट का विषय वस्तु है, और हमारे भारत के जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स है, दे आर इन्वॉल्व्ड नार्कोटिक्स,
ईडी डिपार्टमेंट, सीबीआई, अब थिंक, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा जो मीन्स आफ्टर घटना ऐसा कुछ होगा, बट ये मैटर था बिहार का। एनीवे, तो एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अब मैं ऐसे सारा केस ले रहा था एंड के सिंह जो फादर है उनके पास राइट्स है, जो कल्प्रिट है, जो विक्टिम है, जो अबैटमेंट सुसाइड कराया है या मर्डर कराया है, उसको सजा मिले, और ये राइट्स है इन्फोर्सिंग हिज राइट्स अंडर, मींस यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है थ्रू ए कोर्ट, मींस इन्फोर्सिंग हिज राइट्स थ्रू ए कोर्ट, दिस इज द राइट टू के सिंह। लेकिन कोई बीच में आता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है के सिंह के साथ, बोलता है आप केस को वापस ले लो, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, एकदम वॉइड होगा। However, there are certain exceptions to the rule. जब सिविल, देखिए दो ऑफेंस दो तरह का होता है, इसको अभी जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा और आगे बात कर ले। ऑफेंस दो तरह का होता है, एक सिविल ऑफेंस होता है, क्रिमिनल ऑफेंस होता है। में सिविल सूट होता है एंड दूसरा क्रिमिनल सूट होता है। सिविल सूट करने का मतलब लैंड का डिस्प्यूट है, लैंड का डिस्प्यूट हुआ है और जमीन को लेके विवाद है, तो वहां पे कंप्रोमाइज किया जा सकता है। बट क्रिमिनल सूट है, मिस जमीन का विवाद था, उस वहां पे मारपीट हो गया, लाठी लठौल हो गया, गोली बारूद चल गया। अब लाठी लठौल गोली बारूद, अब वहां पे केस अगर एफआईआर हो गया तो वह आगे चलेगा ही। वहां पे आप अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट करके उस केस को ड्रॉप करने का कोशिश करते हैं, अगर कानून को मालूम चलता है तो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। यहीं पे एक एग्जांपल देते हैं। अक्सर अगर मैं बताता हूं विटनेस, कई केसेस में क्या होता है, लोग विटनेस बनना नहीं चाहते, और आप सोचेंगे, आप बोलेंगे ये मेरी मर्जी, मैं विटनेस बनूं या ना बनूं, मैंने तो देखा बट मैं विटनेस बनना नहीं चाहता हूं। नहीं, कानूनन ऑब्लिगेशन से आपके ऊपर आई, अगर विटनेस है तो आपको आना होगा। और दूसरा चीज, अक्सर बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है जो विटनेस को भी सजा हो जाती है। विटनेस को क्या सजा होती है, सपोज एफआईआर हुआ, विटनेस ने जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो विटनेस ने अपना गवाही दिया, बट लेटर ऑन कुछ सालों बाद उसको समझ जाता है, आप आके मेरे को, आपने जो इसमें बोला है वो कोर्ट के सामने, मतलब जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने आप उस चीजों को ट्रायल में बोलो। वह नहीं जाता है, कोर्ट विजिट नहीं करता है, तो मजबूरन कोर्ट समन करके उसके ऊपर उल्टा केस चल जाता है। दूसरा एक और बात कर ले यहां पे, सपोज एक केस है, सपोज आपके साथ एग्रीव्ड पार्टी है, आप एग्रीव्ड पार्टी हैं और आपके साथ रॉन्ग डूइंग हुआ है और आपने सूट फाइल किया है, और ऐसा क्या होता है जब ट्रायल चलता है तो आप मींस कोर्ट से गायब हो जाते हैं, मींस आप अपीयरेंस नहीं लेते हैं, अब उल्टा आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, जहां पे एक्सेप्शन की बात कर रहे थे। A contract by which the parties agree that any dispute, यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, मिस लैंड डिस्प्यूट, लाठी लठोल नहीं, dispute between them in respect of any subject shall be referred to arbitrations, मिस कोई जमीन का विवाद है, पैसे का विवाद है, घर का विवाद है, उसको आप आर्बिट्रेशंस के लिए दे सकते हैं, उस केस में केस को ड्रॉप कर सकते हैं, and only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable। चलो ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी सर, क्लास ले रहे हैं। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट, जी सर, सिमिलरली ए कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच द पार्टीज एग्रीज टू रेफर टू आर्बिट्रेशंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब मैटर को आर्बिट्रेशंस के लिए रेफर करने के लिए, एनी क्वेश्चंस बिटवीन देम व्हिच इज ऑलरेडी अराइजेंस और अराइज इन फ्यूचर इज वैलिड, बट सच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। आर्बिट्रेशंस एंड कंसिलिएशंस एक्ट भी है, 1996 में आया। क्यों आया सर, आर्बिट्रेशंस होता क्या है? ऐसा हुआ हमारे लीगल सिस्टम पे इतना प्रेशर चला गया कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया में, मतलब 20-20 साल तक केस पेंडिंग,
तो लोग हरास होने लगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इशूज आर्बिट्रेशन रहा, तो इंडिया में भी लगा कि नहीं भाई, मीन्स जो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट होते हैं उसको हम लोग अपने सामाजिक स्तर से या आर्बिट्रेशन स्तर से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। इसलिए आर्बिट्रेटर का मीन्स अपॉइंटमेंट की बात हुई और आर्बिट्रेशन कानून लाया गया। उसके अंदर में जो लीगल आर्बिट्रेटर होते हैं वह काउंसलिंग करके जो डिस्प्यूट होता है लोगों के बीच में उसको रिजॉल्व कर सके। अक्सर आए दिन मीन्स बहुत सारे सरकारी संस्थान के जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज होते हैं उसका लीगल सेटलमेंट होता है कोर्ट में, तो थ्रू आर्बिट्रेटर होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर इन्फोर्स हिज राइट्स है तो अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, अंडर ए कोर्ट किया जा सकता है मिस, लेकिन अगर किसी को ड्रॉप करना का बात नहीं हो सकता है। अब आते हैं एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ व्हिच इज अनसर्टेन। सेक्शन 29 बात करता है अगर मीनिंग ही क्लियर नहीं है, मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो वह एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। सपोज तेल बेचना है, कौन सा तेल बेचना है वही मालूम नहीं चला। यहाँ पे एग्जांपल में दिया है काइंड ऑफ ऑयल, टन्स ऑफ ऑयल बेचना है बट किस तरह का तेल बेचना है यह पता ही नहीं है। कोकोनट बेचना है कि मस्टर्ड बेचना है कि रिफाइंड बेचना है यह पता ही नहीं है, तो मीनिंग सर्टेन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे। वैगरिंग एग्रीमेंट वाइड होता है तो चलेगा। होता क्या है, यहां पे एग्रीमेंट होता है, जैसा कि मैंने बोला था क्रिकेट में, इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ सम मनी, इसमें पैसे के लेन देन की बात होती है। अपॉन द डिटर्मिनेशंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, मीन्स घटना बाद में होना है, पता नहीं है क्रिकेट के मैदान में इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, और कोई इंडिया के टीम को पे पैसा लगाता है, कोई पाकिस्तान के जीत के टीम पे पैसा लगाता है, अनसर्टेन है, कोई भी जीत सकता है। तो एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ सम मनी अपॉन द डिटर्मिनेशंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, मींस जब वह अनसर्टेन इवेंट डिटरमाइन हो जाएगा तो पेमेंट होगा सम मनी, क्रिकेट के होता है। आजकल तो कम सुनने को मिलता है बट 10 इयर्स बैक ऐसे केस बहुत सारे आते थे। क्यों? क्योंकि पहले क्रिकेटर को पैसा कम मिलता था, अभी तो क्या है T20, इसके बाद एडवर्टीजमेंट, इन चीजों से इतनी पैसे वो कमा लेते हैं। जो ये वैगरिंग एग्रीमेंट में क्रिकेटर मीन्स पहले ऐसे भी एलिगेशंस लगते थे, भैया जानबूझ के आउट हो गया, मोहम्मद अजहरुद्दीन पे कई बार ऐसे आरोप लगे, या अजय जडेजा, अनिल कांबले, इन लोगों पे, अजय जडेजा को तो बाहर भी कर दिया गया, कुछ ऐसे ही आरोप लगे थे जो इन्होंने वैगर को सपोर्ट किया। तो इन लोगों के सट्टेबाजी के साथ एग्रीमेंट हो जाता था। और मैं थोड़ा हट के बात कर रहा हूं यहाँ पे कैसे यह वैगरिंग एग्रीमेंट काम करता है। सट्टेबाजों इन लोगों के साथ डील कर लेते थे, जो आपको कितने बॉल पे आउट हो जाना है, 7 बॉल पे आउट हो जाएगा जडेजा, इस पे भी पैसा बोली लगता था। अगर 7 बॉल पे आउट हो गया रियली में, तो सोचो जिसने भी पैसा लगाया होगा करोड़ों अरबों पैसे का डेल्ट हो जाता। तो एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वैगर इज वाइड इफ एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व करता है पेमेंट ऑफ सम मनी अपॉन द डिटर्मिनेशंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। द एसेंस ऑफ वैगर क्या है, दैट ईच साइड शुड स्टैंड टू विन और लूज, जैसा कि मैंने भी बात किया, या तो इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, डिपेंडिंग ऑन द वे एन अनसर्टेन इवेंट टेक्स। अब रोल आता था इसमें अजय जडेजा प्लेयर का। अब means the way an uncertain event takes place in reference to which the chance is taken,
and occurrence of which neither of the parties has legitimate interest। एक बहुत बड़ा बात बोला, लेजिटिमेट इंटरेस्ट। जी, मीन्स यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट है बट लेजिटिमेट इंटरेस्ट किसी भी पार्टी का नहीं है और पैसा लगाता है। मीन्स पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम बस पैसा जीतने के लिए कुछ कर रहे हैं तो वैगरिंग बोला जाएगा। सम अप मनी, अनसर्टेन इवेंट एंड लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं होता है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, ए एग्री टू पे बी if it rains and B promises to pay like amount to A, if it does not rain the agreement will be by way of waiver, but if one of the parties has control over the event, अगर कंट्रोल ओवर द इवेंट है तो वह वेगर नहीं कहा जाएगा। वेगर के लिए एसेंशियल एलिमेंट है जहां पे मनी वर्थ होना चाहिए, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की बात होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट होना चाहिए, टू पार्टी होना चाहिए, एक विन करेगा दूसरा लूज करेगा, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, बेट 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 एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच एग्रीमेंट, एंड पार्टीज व्हिच हैव नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर द स्टेक, बस पैसा जीतने का। और पढ़ना है कि कंप्लीट कर दें? Yes, छोड़ sir. दें? कंप्लीट कर दीजिए। अब लॉटरी ट्रांजैक्शंस, क्या इंडिया में लॉटरी ट्रांजैक्शंस वेगर माना जाता है? ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेगर गैम्बलिंग, लॉटरी ट्रांजैक्शंस। लॉटरी भी कई मीन्स वेराइटीज है उसके। तो लॉटरी इज ए गेम ऑफ चांस एंड नॉट ऑफ स्किल और नॉलेज, where the prime move of the participant is gambling, तो लॉटरी इज ऑल्सो वाइड। तो आप बोलेंगे सर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में मीन्स लॉटरी तो होता है, इसके जवाब आगे है। तो दी ट्रांजेक्शन अमाउंट्स टू वेगर, मीन्स लॉटरी का खेल भी अक्सर अभी तो मेरे को देखने को नहीं मिलता है, बट हम लोग जब छोटे थे तो क्या होता था, कंपनियां स्कीम लॉन्च करती थी और स्कीम लॉन्च करती थी, उसमें बोलता था 100 रुपया करके साप्ताहिक चलता था और प्रत्येक दिन ड्रॉ होता था, लकी ड्रॉ, और किसी को साइकिल मिलता था, किसी को रेडियो मिलता था, किसी को घड़ी मिलता था। तो वो लॉटरी की भी यहाँ पे कवरेज है, वो लॉटरी ही हुआ करता था। लॉटरी मीन्स लकी ऑफ चांस। ए लॉटरी इज ए गेम ऑफ चांस नॉट ऑफ स्किल और नॉलेज, जहां पे मोटिव होता है, गैम्बलिंग होता है, इसको हम लोग वेगर बोलेंगे। बट इफ द लॉटरी इज सैंक्शन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बात को तो it is a wagering transactions. Even if the lottery is sanctioned by the government of India, it is a wagering transactions. But the only effect of such sanction is that the persons responsible for running the lottery, they will not be punished under the IPC Act. सरकार के पास है पावर, मिस पार्लियामेंट को पावर है। सपोज अभी आपने देखा हो कोविड-19 में बहुत सारी ऐसे घटनाएं हुए जो लाइफ में कभी नहीं हुआ। सारी ट्रेन सिस्टम बंद कर दी गई, मेट्रो बंद कर दी गई, हॉस्पिटल बंद हो गया, यातायात बंद हो गया, घर के अंदर बंद कर दिया गया, आप रास्ते नहीं निकल सकते थे, दुकान नहीं जा सकते थे, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते थे। तो कितनी बड़ी समस्या है। तो सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, किसी भी कंट्री का कोई भी गवर्नमेंट होता है, पब्लिक हित के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप लेते हैं। बट ये पब्लिक यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू जनरेट करना है। सरकार, सपोज सिक्किम का बहुत सारा लॉटरी आता है, खासतौर से सिक्किम गवर्नमेंट के पास वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज बिजनेस नहीं है। तो वहां पे सरकार जो है सो लॉटरी के द्वारा पैसा का उगाही करता है। मीन्स सरकार अपनी खर्चे को लॉटरी सिस्टम से, तो अगर वहां पे गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम अगर सैंक्शन देके रखा है लॉटरी, तो दैट विल बी, उसको आईपीसी के एक्ट में पनिशेबल नहीं है, बट स्टिल वेगरिंग ट्रांजैक्शंस एंड लॉटरीज आर इलीगल। एक वर्ड यहां पे बोला, नॉट ऑफ स्किल और नॉलेज।
लेकिन जहां पे स्किल और नॉलेज जैसे क्रॉस वर्ड पजल्स कंपटीशंस, यहाँ पे क्या होता है, आपका कंपटीटर का सॉल्यूशंस के ऊपर एंड देयरफॉर इज अ लॉटरी एंड देयरफॉर यू हैविंग ट्रांजैक्शंस। क्रॉसवर्ड पजल्स कंपटीशंस को भी बोल रहे हैं in which price depend upon the correspondence of which the competitor solutions with the previously prepared solutions। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो पहले से सॉल्यूशन तैयार है उससे मैच कराया जाता है, और जिसका पजल वो मैच करता है उसको अवार्ड या प्राइज मिलता है। तो रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस, इसमें केस लॉ भी है। फैक्ट्स क्या था, ए क्रॉसवर्ड पजल वाज गिवन इन मैगजीन। एक क्रॉसवर्ड पजल मैगजीन में दिया गया था and was stated in the magazine, above mentions clause was stated in the magazine। ये जो है सो सोल्व किया क्रॉस पजल को, एंड सॉल्यूशंस correspond in the previously prepared solutions and the game of chance, मतलब यह डिपेंड करता था कि यहाँ पे क्यों बोल रहा है, क्योंकि सॉल्यूशंस के एक सॉल्यूशंस के कई मीन्स इसको कई और तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है। बात को समझिएगा, अगर कोई एक पजल है तो और भी तरीके से सोल्व किया जा सकता है, और भी आंसर्स आ सकते हैं, बट प्राइज किसको मिलेगा, जो पहले से एडिटर के पास उसकी तैयारी कॉपी पड़ी हुई है। तो इसलिए एक गेम ऑफ चांस हो गया, एंड देयरफॉर लॉटरी आ गया, एंड वेरिंग ट्रांजैक्शन हो गया। तो क्रॉसवर्ड पजल्स, प्राइज कंपटीशंस, एथलीट कंपटीशंस वेयर प्राइज आर अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। लेकिन वहीं पे जब बेसिस ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस एंड गेम ऑफ स्किल एंड हेंस सच कंपटीशन आर वैलिड, अगर वहां पे स्किल और इंटेलिजेंस के ऊपर बात है तो वह वैलिड होगा, एंड अमाउंट जो है सो 1000 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये आपका था क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशंस में। अगर क्रॉसवर्ड पजल्स कंपटीशंस वाले में अगर 1000 से ज्यादा का अमाउंट है तो वह वैगरिंग हो जाएगा। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस, शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शंस होता है। सपोज मैं कभी कभी करता हूं, मीन्स जैसे अभी मैं इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करता हूं। अभी सुबह सुबह मैं क्लास लेने के लिए बैठ गया, मीन्स रात को यूएस मार्केट ओपन होता है, मतलब वहां दिन में होता है बट अपने लिए तो रात को ओपन होता है, 7 बजे को होता है, शाम जब होता है तो वहां का मार्केट ओपन होता है। और रात्रि को मैंने देखा जो 800 पॉइंट वहां का डी डी नैस्डैक एंड डाउ जोन्स जैसे निफ्टी और सेंसेक्स होता है, वैसे ही यूएस मार्केट में डाउ जोन्स है एंड नैस्डैक है। तो डाउ जोन्स 800 पॉइंट नीचे गिरा रात को। तो आज इंडिया मार्केट श्योरली एंड सर्टेन 200 पॉइंट अभी नीचे गिर चुका होगा, मैं तो देखा नहीं हूं, वॉच नहीं किया हूं। तो 200 पॉइंट गिर गया। तो क्या है, अब मेरे को रात को मालूम चल गया मार्केट गिरने वाला है, तो मैं सुबह सुबह उठ के या 9 बजे जब 9:15 मार्केट खुलता है तो मैं कोई ऐसा ट्रेड लेता जिससे मैं एक्सपेक्ट करता जो मार्केट गिरेगा और गिरेगा, मैं अभी काम कर लेता। तो दैट इज स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। तो एन एग्रीमेंट ऑफ द शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन वेयर द पार्टीज इंटेंड टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो हम करते क्या है इसमें, सपोज ट्रेड लिया और सेम डे में उसको मतलब अगर खरीदा तो बेच के निकल जाते हैं, तो डे में या तो लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। तो हम इस उम्मीद में ट्रांजैक्शंस किए, मतलब पी खरीदते जो मार्केट आज गिरेगा, और अगर नहीं गिरता है मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर भी यह स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस कहलाएगा। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस, अक्सर कुछ मूवियों में आपने देखा होगा, एक कोई मूवी का नाम बताओ तो जिसमें काजोल है एंड सलमान या शाहरुख है, जिसमें हॉर्स रेस होता है मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम? हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस भी जो है सो यहाँ पे प्राइस पेबल टू बेट विनर इज लेस देन 500।
500 से नीचे होगा तो वेगर नहीं होगा, नहीं तो वेगर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।